हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ और एमसीक्यूज जानेंगे जो कि बेसिकली आपके यूनिट सेकंड से रिलेटेड है। यानी कि यूनिट सेकंड में आपके जो टॉपिक्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड काफी सारे इसमें एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वाई स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए आई होप हेल्पफुल हो। अब आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमलगमेशन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के संदर्भ में देखा जाए तो अमलगमेशन की क्या मीनिंग होती है, अमलगमेशन कहते किसे हैं। अब लिसनर्स, इसका आंसर बताने से पहले मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अमलगमेशन होता क्या है। मान लीजिए एक कोई नई कंपनी है जिसका सी लिमिटेड नाम है या फिर सी कंपनी है, कोई सी लिमिटेड कंपनी है। अगर वो किसी ए लिमिटेड कंपनी को या बी लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, जो कि कौन सी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं। यानी कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो कंपनी है वो पहली कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है। अगर सी लिमिटेड उनको टेक ओवर कर लेती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही केस किस चीज का होता है, अमलगमेशन का होता है। इसी को हम अमलगमेशन कहते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उनके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, तो उसी को हम अमलगमेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन सी। इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज का इंटीग्रेशन होता है, वेयर वन कंपनी ऑब्जॉर्व द अदर, जहां पर दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है दूसरे को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which accounting standard provides guidance on accounting for amalgamation। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम सभी ने पढ़ रखा है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली तो है आपके 11th का पोर्शन लिसनर्स। अगर आपको याद हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तो फिलहाल 27 है क्योंकि 2 हट गए हैं। जो डेप्रिसिएशन है वो मर्ज हो गया है और जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है वो भी हट गया है। सो इसमें क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ अभी माने तो 27 है। खैर, इस पे बात ज्यादा नहीं करेंगे। बात करते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है अमलगमेशन में। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन डी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या भिन्नताएं होती हैं, उनके बारे में बताना है। सो लिसनर्स, इसके से रिलेटेड मैंने अभी आपको एमलगमेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। सो लिसनर्स, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एब्जॉर्प्शन में अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है ए लिमिटेड, वो क्या कर रही है, सारे बिजनेस के जो बिजनेस है बी लिमिटेड का उसको टेक ओवर कर रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो केस होता है ये बनता है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि इस केस में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है लिसनर्स, लेकिन एक एग्जिस्टिंग कंपनी क्या करती है, परचेज कर लेती है या फिर दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि no new company is incorporated in this, but one existing company purchases and merges other companies। तो इसी को हम क्या कहते हैं, किसका केस है, एब्जॉर्प्शन का केस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। अब आंसर की बात करें लिसनर्स, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Amalgamation involves the creation of a new entity, while absorption involves one company taking over the asset and liabilities of another। इन अमलगमेशन में एक नई एंटिटी का क्रिएशन होता है, लेकिन ऑब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हम दूसरे का ही एसेट एंड लायबिलिटीज को ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। सो ये होता है इसका आंसर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एमलगमेशन। कौन सा इसमें से एमलगमेशन का टाइप नहीं है। तो लिसनर्स, हमने पढ़ा है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इसके टाइप की बात करनी है तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन इसका टाइप नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लिसनर्स, इसको ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए रिलेटेड टू योर यूनिट तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ मर्जर व्हाट हैपेंस टू दी मर्जिंग कंपनीज। मर्जर में क्या होता है मर्जिंग कंपनीज के साथ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या करते हैं लिसनर्स,
मतलब हुआ लिसनर्स इसका कि वो अपन एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे वो क्या करते हैं, बाहर निकलते रहते हैं या फिर एग्जिट करते रहते हैं, ये चीज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे लिसनर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ परचेज टाइप ऑफ अमलगमेशन हाउ इज द कंसिडरेशन टिपिकली पेड। यानी परचेज टाइप ऑफ अमलगमेशन में कंसिडरेशन कैसे पे किया जाता है। सो लिसनर्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाय पेइंग कैश टू द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। जो भी एक्वायर्ड कंपनी है उसके शेयर होल्डर को कैश पेमेंट कर करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अमलगमेटिंग कंपनीज। अमलगमेटिंग कंपनी की क्या मेन उद्देश्य होता है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है। सो लिसनर्स इसका आंसर है टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सिनर्जी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अमलगमेशन इज कंसीडर्ड एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। किस तरीके के अमलगमेशन में को कंसीडर किया जाता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे। सो लिसनर्स अमलगमेशन इन दी मर्जर के केस में ये होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। बिजनेस एक्विजिशन के संदर्भ में परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है लिसनर्स, द अमाउंट पेड बाय द एक्वायरिंग कंपनी टू परचेज द एसेट्स और शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। इसका मतलब है कि जो भी अमाउंट एक्वायरिंग कंपनी के द्वारा पे किया जा रहा है एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर टारगेट कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए, उसी को कहते हैं। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कौन सा एक फॉर्म है परचेज कंसिडरेशन का, क्या वो कैश है, शेयर है, या डेट सिक्योरिटीज है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो लिसनर्स इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फॉर्म होते हैं परचेज कंसिडरेशन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, when an acquiring company issues its own shares as part of the purchase consideration, what is this process called? जब एक्वायरिंग कंपनी अपने शेयर्स को परचेज कंसिडरेशन के तौर पे इशू कर देती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को लिसनर्स हम स्टॉक कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग शेयर्स एज परचेज कंसिडरेशन। अगर हम शेयर्स का यूज कर रहे हैं एज परचेज कंसिडरेशन तो इसका क्या लाभ होगा। तो इसका बेसिकली ये है लिसनर्स कि ये एक्वायरिंग कंपनी के कैश रिजर्व को प्रिजर्व करता है, यानी इट प्रिजर्व्स द एक्वायरिंग कंपनी कैश रिजर्व्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, when purchase consideration includes a combination of cash, shares and other assets, what term is often used to describe it। जब परचेज कंसिडरेशन में आपको कैश, शेयर्स और दूसरे एसेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं तो इसको क्या कहेंगे। सो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिक्स्ड कंसिडरेशन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, which of the following statement about purchase consideration is true। परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसके डायरेक्ट में आंसर की बात करूंगी लिसनर्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इट रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम्ड। यानी फेयर वैल्यू एसेट के और लायबिलिटीज के बारे में बताता है, यानी फेयर वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, what is the accounting treatment of goodwill in the books of transferor company in a business combination। बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर कंपनी के बुक में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। डायरेक्ट में आंसर जैसे मैंने बताया है पहले भी कि आंसर की बात करूंगी लिसनर्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो मतलब क्या है ऑप्शन डी में, गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ इट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। इसको तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये रिलायबली मेजर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, how are the assets and liabilities of the transfer company record in the books of transferor company। यानी कि इसमें बोला गया है कि कैसे एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी का रिकॉर्ड होता है ट्रांसफर कंपनी के ही बुक्स में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एट द नेट बुक वैल्यू बिफोर द एक्विजिशन। नेक्स्ट की बात करने से पहले लिसनर्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए या फिर 200 प्लस एमसीक्यूज चाहिए तो सभी सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्री में। आप सिर्फ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफी सारी हेल्प मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप किसी को भी जरूरत हो तो आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा तब आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, in the books of transfer company how is an any excess of consideration over the net assets acquired treated। इसका मतलब है लिसनर्स,
मतलब ये है लिसनर्स कि ट्रांसफर कंपनी के अगर बुक्स में देखा जाए, इनकी किताबों में देखा जाए, तो अगर कंसिडरेशन ज्यादा होता है नेट एसेट से, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे एज गुडविल। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी? यानी कि कंटीजेंट लायबिलिटी का कैसे ट्रीटमेंट होता है ट्रांसफर कंपनी के केस में? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ दे आर प्रोबेबल एंड कैन बी रिलायबली मेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हाउ आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी? यानी जो एसेट एंड लायबिलिटीज है ट्रांसफर कंपनी का, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांसफर कंपनी में? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू पे किया जाता है। सो लिसनर्स, इसमें आप दो टर्म देख रहे होंगे, एक है ट्रांसफर कंपनी और दूसरा है ट्रांसफरी कंपनी। अब ये दोनों होते क्या है, तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ट्रांसफर कंपनी बेसिकली वो कंपनी होता है लिसनर्स, जो कि अमलगमेट करता है दूसरी कंपनी को, इसको हम वेंडर कंपनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरी कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि क्या करती है, वो कंपनी जिसमें ट्रांसफर कंपनी का विलय हो जाता है, यानी कि जो अमलगमेट हो जाता है, उसी को कहते हैं लिसनर्स ट्रांसफरी कंपनी। सो इसको लिसनर्स हम परचेज कंपनी भी कहेंगे, ट्रांसफरी कंपनी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया रखा है, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी हाउ इज द एनी एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स एक्वायर्ड ट्रीटेड? ट्रांसफरी कंपनी के बुक में अगर कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, तो उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? सो लिसनर्स, इसका भी कैसे होगा जैसे उसका हुआ था, यानी रिकॉर्डेड एज गुडविल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, what is the accounting treatment of contingent liability in the books of transferee company? contingent liability की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी ट्रांसफरी कंपनी के केस में? अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या बैलेंस शीट में जाती है या नहीं जाती है? ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं आंसर उसमें बता दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की कंटीजेंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा ट्रांसफरी कंपनी में? तो लिसनर्स, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ दे आर प्रोबेबल एंड कैन बी रिलायबली मेजर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंस टू द शेयर्स इशूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी? क्या होता है जो शेयर ट्रांसफरी कंपनी ने इशू किया है इन एक्सचेंज किसके शेयर्स के? ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स को, तो क्या होगा? सो लिसनर्स, इसको हम क्या करते हैं, एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी they are recorded as an asset. Question number 23 है, which financial statement is affected by the issuance of shares by the transfer company in a business combination? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रभावित होता है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा बिजनेस कॉम्बिनेशन में? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी बैलेंस शीट प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी? यानी कि जो कंसिडरेशन ट्रांसफर किया जा रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, उसको ट्रांसफरी कंपनी के बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है रिकॉर्डेड एज एन एसेट, एसेट के तौर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी ये हेल्प हो जाए। और अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, 200 प्लस एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर, ये सारी चीजें चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। So question number 25 है listeners, what is the accounting treatment of any non-controlling interest in the books of transferee company? यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का ट्रांसफरी कंपनी के बुक में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है? सो लिसनर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू योर एनी टॉपिक, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। सो इसका आंसर है लिसनर्स, रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विटी, इक्विटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इसको। 26 है, हाउ आर एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी? कोई भी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है बिजनेस कॉम्बिनेशन से, उसका ट्रीटमेंट ट्रांसफरी कंपनी के बुक में कैसे किया जाता है? सो इसका आंसर है कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, what happens to any difference between the fair value of the consideration transferred and the fair value of net assets acquired in the books of transferee company? अगर इसमें बोला गया है कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो क्या होगा?
तो लिसनर्स इसका आंसर है रिकॉर्डेड एज गुडविल, यानी गुडविल के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एसेट एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट एंड लायबिलिटीज बिजनेस कॉम्बिनेशन के हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्रांसफरी कंपनी के बुक में। सो लिसनर्स इसका आंसर है बैलेंस शीट में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज एनी गेन और लॉस ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब भी हम रिवोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें अगर गेन होता है या लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो इसमें होगा आंसर, इसका ऑप्शन ए होगा लिसनर्स, रिकॉर्डेड एज अ गेन और लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में गेन या लॉस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी कंटीजेंट कंसीडरेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है ट्रांसफरी कंपनी के केस में के बुक में। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन ए, रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए क्लियर हो गए होंगे। लिसनर्स अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहां से आपके डाउट को भी सॉल्व कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।